अब हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 1, हमारे आसपास के पदार्थ एक नज़र में। एक नज़र में का मतलब ये है कि हमने जो अभी चैप्टर पढ़ा है पूरा कंप्लीट, उसको हम पूरा समरी के रूप में हम पढ़ना चाह रहे हैं, पूरी समरी के रूप में समझना चाह रहे हैं कि पूरे अध्याय को किस प्रकार से हम एक नज़र में रिवीजन कर सकते हैं। इसके बाद में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो हमने अध्याय पढ़ा है उसमें जितने प्रैक्टिकल किए, जितनी बेसिक कॉन्सेप्ट समझा है, जितने प्रश्नोत्तर समझे हैं, उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और एग्जाम में न भी पूछे जाए तो विज्ञान तो ऐसा सब्जेक्ट है कि जो हमें मालूम होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए हमें। और जब हम कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर कंपटीशन के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने से क्या होता है कि हमारी एक अप्रोच बढ़ती है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको जरूर करना है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने के लिए आपको अध्याय और पूरा डिटेल में आपको उसकी जानकारी मालूम होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अध्याय एक नज़र में, और इसका पहला पॉइंट है, विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे द्रव्य या पदार्थ कहा जाता है। देखना, चैप्टर का नाम क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। तो पहला पॉइंट में ही पदार्थ की बात की है, तो पदार्थ या द्रव्य भी बोला है इसमें, ठीक है ना, द्रव्य या पदार्थ भी बोला है। तो हम बोल सकते हैं पदार्थ जो है ना, पदार्थ या जिसको द्रव्य बोला जाता है। तो याद रहे, द्रव्य और पदार्थ क्या है, एक ही बात है, ठीक है। अगर पदार्थ की अगर बात करेंगे तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठीक है ना। 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, या ठोस हो सकता है, या द्रव हो सकता है, या गैस हो सकता है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट क्या बोल रहा है, यहाँ पर हम सबसे पहले तो इसके बारे में हम समझ रहे हैं। विश्व की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे द्रव्य या पदार्थ कहा जाता है। मान लिया जाए कि ये वस्तु है ना, एक विश्व की प्रत्येक वस्तु बोला है, तो मेरे पास में एक ये वस्तु है, क्या है, मार्कर है। मार्कर जिस पदार्थ का बना है, मार्कर जिस सामग्री का बना है उसको क्या बोला जाएगा, पदार्थ बोला जाएगा। मेरे पास में ये डस्टर है, डस्टर अलग सामग्री से बना है, ये मार्कर अलग सामग्री से बना है, सबकी सामग्री अलग है। ये मेरे पास में बॉल है, इसकी सामग्री अलग है, तो इसी को क्या बोला जाता है, पदार्थ बोला जाता है या द्रव्य बोला जाता है। इसको अगर और ज़्यादा थोड़ा सा डिटेल में समझे तो पदार्थ या द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती है, 3 प्रकार के होते हैं पदार्थ या द्रव्य। हम बोल सकते हैं कि ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, या गैस हो सकता है। और क्या है, गैस। तो याद रहे कि यहाँ पर जो पदार्थ है या तो जिसको द्रव्य बोला जाता है, द्रव्य की 3 प्रकार से होते हैं, या ठोस हो सकता है, या द्रव हो सकता है, या गैस हो सकता है। ठोस, द्रव और गैस को समझने का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है बर्फ है हमारे पास में, तो बर्फ क्या है, ठोस के रूप में है। अगर वो गल जाए तो क्या हो जाएगा, पानी बन जाएगा, तो पानी द्रव के रूप में बन जाएगा। और उसी को अगर गर्म करके हम उसकी गैस बना सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगी, वाष्प जब बन जाएगी उसकी, तो उसको क्या बोला जाएगा, गैस बोला जाएगा। तो जो बर्फ है या पानी है वो 3 अवस्थाओं में रह सकता है। क्लियर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, द्रव्य या पदार्थ का द्रव्यमान एवं आयतन होता है। हमने जो परिभाषा दी थी, जब चैप्टर पढ़ा था हमने, वहाँ पर द्रव्य की परिभाषा जो या पदार्थ की जो परिभाषा दी थी वो इसी आधार पर दी थी। हमने क्या बोला था कि दुनिया का चाहे कोई भी पदार्थ हो, उसका क्या होता है, आयतन होता है, और क्या होता है, द्रव्यमान होता है। देखिए ये मार्कर है, मार्कर का कुछ न कुछ आयतन है और इसका द्रव्यमान भी है। मेरे बगल में चेयर रखी है, इसका आयतन भी है और उसने कुछ जगह भी घेर के रखी है, मतलब आयतन है, और इसका द्रव्यमान है, मतलब 25 किलोग्राम की ये चेयर है। ये ऐसा हम यहाँ पर मान सकते हैं। तो चाहे कोई भी विश्व की कोई भी वस्तु हो, सबका क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और सबका आयतन होता है। चाहे हवा क्यों न हो, हवा भी क्या करती है, आयतन घेरती है, और उसका भी द्रव्यमान होता है। ये प्रैक्टिकल द्वारा हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, द्रव्य या पदार्थ जिसको बोला जाता है कि कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट, और इस चैप्टर के अब जो मेन थीम है उस थीम की ओर हम जा रहे हैं। और उसकी थीम क्या है कि द्रव्य या पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो मैं यहाँ पर कुछ स्थितियाँ बना देता हूँ। मान लिया जाए कि मेरे पास में एक ठोस है, हो सकता है कि मेरे पास में एक गैस है, गैस भरी हुई है, इसके द्रव भरा हुआ है और इसके अंदर गैस भरी हुई है, ठीक है, और 3 अवस्थाएं मेरे पास में है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि ठोस, ध्यान देना इधर, ये डस्टर था, डस्टर कैसे बना है, ठोस से बना है। अब क्या बोला जा रहा,
द्रव्य या पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ये जो ठोस बना है ना, वो कैसे बना है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। अगर मैं इसको तोड़ दूं तो 2 पार्टों में डिवाइड हो जाएगा, और तोड़ दूं तो 4 पार्टों में डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार से तोड़ते हुए जाऊंगा तो एक छोटा सा कण प्राप्त होगा। कहने का मतलब कोई भी पदार्थ हो वो क्या है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। और मैंने यहाँ पर 3 पदार्थ अलग अलग प्रकार के लिए मान लिया जाए कि ये ठोस है, तो इसके कण क्या हो गए, अत्यंत पास पास में हो गए। इस प्रकार से मैं यहाँ ठोस का डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे कि इस प्रकार से मैंने क्या है, ये ठोस का उदाहरण बनाया है, ये द्रव का उदाहरण बना, और ये क्या है, गैस का उदाहरण बना है। हम क्या बोल रहे हैं कि द्रव्य या पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। इससे रिलेटेड हमने प्रैक्टिकल भी किया था, है ना। और उसमें क्या है, कुछ द्रव था और उसके अंदर कणों के बीच में रिक्त स्थान था, और हमने उसमें नमक डाला था और वो रिक्त स्थानों में के बीच में सेट हो गया था, है ना। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, इनके कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। द्रव्य या पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। निरंतर गतिशील होते हैं। देखना, मान लिया जाए गैस है तो गैस के कण क्या है, इधर उधर गतिमान रहेंगे, तो ये क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। इसी प्रकार से पानी के भी कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं, और ठोस के भी कण निरंतर गतिशील होते हैं। देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। द्रव्य या पदार्थ के कण परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखना, ये पदार्थ बना हुआ है और पदार्थ के कण क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मैं इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं टूट पा रहा। इसका मतलब इसके जो कणों से तो मिलकर बना है ये, और जब कणों से मिलकर बना है तो मैं इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, टूट नहीं पा रहा है। टूट नहीं पा रहा मतलब इसके कण क्या है, अत्यधिक आकर्षण बल के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए, तो सबका आकर्षण बल कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है ना। कई वस्तु ऐसी है कि उसको तोड़ेंगे तो बड़े आसानी से टूट जाएगी, मतलब उसके कणों के बीच में कम आकर्षण बल है, ठीक है। लोहे की अगर छड़ है, उसको मैं तोड़ने की कोशिश करूंगा तो बड़े आसानी से नहीं टूटेगी, लकड़ी बड़े आसानी से टूट जाएगी। तो डिपेंड करता है कि वो वस्तु किस पदार्थ की बनी है, तो उसके कण आकर्षित तो किए हुए लेकिन कम ज्यादा आकर्षण बल होता है। यहाँ पर देखेंगे कि इनके कणों के बीच में आकर्षण बल कम होता है, गैस है। इनके कणों के बीच में इसकी अपेक्षा आकर्षण बल ज्यादा होता है, ठोस में सबसे ज्यादा आकर्षण बल होता है। देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। द्रव्य या पदार्थ विभिन्न 3 अवस्थाओं में मिलता है। ये ठोस, द्रव या गैस, इसको हम समझ चुके हैं। देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। ठोस के कणों के मध्य रिक्त स्थान, गतिज ऊर्जा, संपीड़न। देखना, एक तो रिक्त स्थान की बात की है, रिक्त स्थान, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और इसके अलावा रिक्त स्थान हो गया, गतिज ऊर्जा हो गया, संपीड़न, संपीड़न, ठीक है। ये तीनों की बात की है। ठोसों के कणों के मध्य रिक्त स्थान, गतिज ऊर्जा, संपीड़न न्यूनतम होती है। देखना, संपीड़न क्या होता है, पहले तो रिक्त स्थान क्या होता है। तो रिक्त स्थान के बारे में हम समझ चुके हैं कि 2 कण है, दोनों कणों के बीच में खाली जो जगह रहेगी उसको रिक्त स्थान बोला जाएगा। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा मतलब कोई कण कितने तेजी से गति कर रहा, जो ज्यादा गति करेगा ज्यादा गतिज ऊर्जा बोलेंगे, कम धीरे धीरे गति कर रहा तो कम गतिज ऊर्जा बोलेंगे। संपीड़न, संपीड़न को एक बार समझ लेते हैं। देखिए, मान लिया जाए कि मेरे पास में एक डिस्पोवेन है और इस प्रकार से इसके अंदर क्या भरी हुई है, अभी मैंने क्या किया है, इसका पिस्टन इस प्रकार से खींच लिया, ये पिस्टन बोलेंगे। अब इसके अंदर क्या भरी हुई है, इतने में कुछ नहीं भरा, मतलब हवा तो है ना, हवा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका मुंह बंद कर देता हूँ अच्छे से, और इसका मुंह बंद करने के बाद में मैं इधर से इसको दबा रहा हूँ। जब हवा भरी है तो फिर इधर से प्रेशर में दब क्यों रहा है, देखिए दबा रहा हूँ और इतने दूरी तक दब गया है, और मैं छोड़ूंगा तो इधर वापस आ जाएगा। कहने का मतलब हवा कितनी जगह में भरी है, इतनी जगह में भरी है। मैं इधर से जब प्रेस कर रहा हूँ ना, इसको देखिए, प्रेस किया तो इतनी हवा क्या हो गई, इतनी जगह में पहुंच गई। तो ये क्या कहलाता है, संपीड़न कहलाता है, ठीक है। संपीड़न क्लियर हो गया। फिर से और एक बार, इसको मैंने प्रेस किया, इतनी हवा इतनी जगह में पहुंच गई, मतलब ये क्या हो गई, संपीड़ित हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, अभी क्या है कि इतने जगह में पूरे कण इसके फैले हुए थे, और जब मैंने इधर से संपीड़ित किया तो ये सारे कण क्या हो गए थे, इतनी जगह में पहुंच गए थे। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, पहले रिक्त स्थान की बात करते हैं हम, तो वो तो दिखाई दे रहा। ठोस में के कणों के बीच में रिक्त स्थान सबसे कम होता है। द्रव में ठोस की अपेक्षा ज़्यादा रिक्त स्थान होता है, और गैस में बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान होता है, ठीक है। गतिज ऊर्जा ठोस में कम होगी, तब तो बंधे हुए है ना वो।
द्रव में इसकी अपेक्षा गतिज ऊर्जा ज़्यादा रहेगी कणों के बीच में, और गैस में गतिज ऊर्जा सबसे अधिक रहेगी। तो आप देखेंगे कि अगर कभी धुआं वगैरह देखते हैं हम या कोई गैस देखते हैं तो बड़े स्पीड से, बहुत तेज़ी से पूरे वातावरण में फैल जाती है। तो इसका मतलब इसकी कण क्या है, हर जगह गति कर रहा है। ठीक है, तो हम ये भी देख सकते हैं कि अगर हमारे घर में खाना बन रहा तो जो वाष्पित हो रही है, खाने की खुशबू जो वाष्पित हो रही है बड़े जल्दी हमारे नाक तक पहुंच जाती है ना, हमें खुशबू आ जाती है, हम बता देते हैं कि घर में क्या बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि रिक्त स्थान जो होता है ठोस में सबसे कम, द्रव में इससे ज़्यादा, और गैस में रिक्त स्थान सबसे ज़्यादा। गतिज ऊर्जा इसमें सबसे कम, इसमें इससे ज़्यादा, और सर्वाधिक इसमें ज़्यादा होती है। संपीड़न, संपीड़न हमने प्रैक्टिकल किया था, वो इंजेक्शन वाला 3 डिस्पोवेन ली थी हमने, एक में ठोस भरा था, एक में द्रव भरा था और एक में गैस भरा था। ठोस को मैं प्रेस दे कर रहा था तो नाम मात्र का संपीड़ित हो रही थी, है ना, और द्रव को संपीड़ित किया था। आप भी करके देखना घर में, इसके अंदर पानी भरना और फिर संपीड़ित करना, होगा संपीड़न लेकिन कम होगा। ठीक है, ठोस की अपेक्षा ज़्यादा संपीड़न होगा और गैस में सबसे ज़्यादा संपीड़न होगा। अभी हमने देखा कि पूरा डिस्पोवेन था और मैंने जब संपीड़ित किया तो ये इतना संपीड़ित हो गया। सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है संपीड़न, गैस में सर्वाधिक संपीड़न होता है। देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। ठोस के कणों के मध्य आकर्षण बल अधिकतम होता है तथा गैस के कणों के मध्य न्यूनतम, और द्रव के कणों के मध्य मध्यवर्ती होता है। देखना, इसके कण अत्यंत पास में होते हैं, इसमें आकर्षण बल भी ज़्यादा होता है। ठीक है ना, इसके कणों के बीच में आकर्षण बल ज़्यादा होता है, इसलिए तो हम तोड़ नहीं पाते उसको। द्रव को तोड़ के देखिए, बड़े जल्दी जब हम तैरते हैं ना तो बड़े जल्दी हम अलग अलग पानी को अलग अलग करते हुए चले जाते। इसका मतलब उसमें आकर्षण बल अगर ज़्यादा होता तो हम तैर नहीं पाते, उसमें पानी को हम पीछे की ओर नहीं धका पाते, है ना। गैस के कणों के बीच में सबसे कम आकर्षण बल होता है। क्यों? आप देखना, कभी अगर कोई गैस उड़ रही है या तो हम उसमें से निकल जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा, है ना। क्यों? क्योंकि उसके कणों के बीच में आकर्षण बल कम है, हमें पता ही नहीं चलेगा। कोई अलग से ताकत लगाना पड़ेगा क्या कि इस प्रकार से तैरने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। ठोस का निश्चित आयतन एवं निश्चित आकार होता है। ठोस, इसका देखना आयतन निश्चित है, आज भी देख रहा हूं मैं वही है, कल भी देखूंगा वही है, परसों भी देखूंगा वही है। इसका आयतन जो है वो क्या है? निश्चित है, इसके आयतन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसका आयतन निकालूं, लंबाई मान लिया जाए घनाभ के आकार का है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो महीने में 30 दिन मैं आयतन नापूंगा, 30 दिन एक जैसा रहेगा। इसका आकार भी एक जैसा ही रहता है, ठीक है ना। तो ठोसों का आयतन और आकार क्या होता है? निश्चित होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार पात्र के अनुसार बदल जाता है। आप द्रव को मान लिया जाए कि पानी है, आपके घर में एक टैंक में पानी भरा हुआ है, उसका आकार कैसा है? आकार कैसा है? टैंक के आकार का है। आपको एक गिलास पानी पीना है तो टैंक से एक गिलास पानी निकाल लो, तो पानी का आकार कैसा बन जाएगा? गिलास के आकार का बन जाएगा। कहने का मतलब जिस पात्र में डालेंगे उसके आकार का हो जाएगा। देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। गैस का न तो आयतन निश्चित होता है और न ही आकार, उसका आयतन और एवं आकार पात्र के अनुसार होता है। देखिए, इसके अंदर गैस भरी थी, हवा भरी थी, ठीक, इतनी भरी है मैंने हवा, इतना आयतन है इसका। मैं इधर से प्रेस कर दूंगा, आयतन कम हो गया, वो ना कम आयतन, इतने आयतन में आ गई पूरी गैस। अब आकार, मैंने इसको डिस्पोवेन में भरा हुआ है तो इसके आकार की है। अगर मैं बड़े पात्र में भर दूंगा इतनी, तो बड़े पात्र में आ जाएगी, ठीक है, उसके आकार की हो जाएगी। इस प्रकार से गैस का आकार, न तो आकार निश्चित होता है न ही आयतन निश्चित होता है। नेक्स्ट पॉइंट। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। अगर मान लिया जाए दो पदार्थों को एक साथ में मिला दिया जाए या दो गैसों को एक साथ में मिला दिया जाए तो हम बोलते हैं ना विसरित हो गई, है ना। तो कई बार हम शब्दों का भी यूज करते हैं ऐसा। दो गैसों को अगर एक साथ में मिला दिया जाए तो हम बोलते हैं कि दोनों गैसें क्या हो गई? विसरित हो गई, दोनों एक दूसरे के अंदर मिल चुकी है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं इसका विसरण हो गया। देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। गर्म करने पर ठोस का पिघलना द्रव अवस्था में परिवर्तन संगलन या गलन कहलाता। अब ये इंपॉर्टेंट बात है और ये मालूम भी होना चाहिए और एग्जाम में भी पूछा जाता है, और न भी पूछा जाए तो हम साइंस से पढ़ रहे हैं तो आगे चल के भी इन शब्दावली का यूज होगा। तो याद रहे 9th क्लास में जो शब्दावली यूज हो रही है ना, साइंस
में जो शब्दावली यूज हो रही है उसको लाइफ टाइम याद रखना है। लाइफ टाइम याद रखने का फायदा क्या होगा कि जब 10th क्लास में भी ये जब शब्दावली यूज करना पड़ेगा, संगलन करना पड़ेगा, हमें यूज गलनांक यूज करना पड़ेगा, ऊर्ध्वपातन करना पड़ेगा, ठीक है, इस प्रकार की शब्दावली आगे चल के भी यूज करना है, तो हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वास्तव में बोला किसको जाता है। आपकी एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है ट्रायंगल टाइप का, उसमें द्रव, ठोस और गैस दिया हुआ है। उसमें संगलन, जमना क्या होता है, वाष्पीकरण क्या होता है, संघनन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, निक्षेपण क्या होता है, वो बहुत बढ़िया डायग्राम बना हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पर बना देता हूँ डायग्राम। सबसे पहले मैं यहाँ पर डायग्राम बनाने के लिए जगह खाली कर दूँ, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमारे पास में द्रव है, द्रव, और इधर ठोस है, ठोस, और इधर गैस है, ठीक है। इस प्रकार से 3 अवस्था है, और तीनों अवस्था से कब कब क्या क्या होता है ये यहाँ पर हम समझ लेते हैं। अगर जब भी कोई पदार्थ ठोस से द्रव में बदलता है, जब बर्फ पानी में बदलता है तो क्या बोलते हैं हम? गलन हो गई, गल गई, बोलते हैं ना, घर में भी तो बोलते हैं ना, बर्फ गल गई है, मतलब संगलन या गलन बोला जा सकता है इसको। इसको क्या बोला जाता है? संगलन कहा जाता है। और जब द्रव से ठोस में बदलता है, क्या बोलते हैं भाई उसको? जब हम आइसक्रीम जमने के लिए रखते हैं तो हम बोलते हैं कि वो क्या हो गई, जम गई है, आइसक्रीम जम गई, मतलब इसको क्या बोला जाता है? जमना बोला जाता है। तो शब्दावली वही है जो हम घर में यूज करते हैं, ठीक है ना। द्रव से जब गैस में बदलेगा तो इसको बोला जाएगा वाष्पीकरण, वाष्पीकरण बोलते भी तो है ना, द्रव गैस में वाष्पित हो गया, वाष्प बन गई उसकी। और जब इधर से गैस से इसमें बने बोलेंगे तो संघनन बोलेंगे, संघनन, ठीक है। इसी प्रकार से ठोस से जब गैस में परिवर्तित होगा तो ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। और जब गैस से ये बोला जाता है निक्षेपण। बात समझ में आई? खूब रटने की भी जरूरत नहीं है, उसको समझने की जरूरत है, ठीक है ना। जब ठोस से द्रव बदल जाता है, जब बर्फ गल जाती है तो क्या बोलते हैं हम उसको? गल गई, गलन या संगलन भी बोला जाता है इसको। जब हम कोई आइसक्रीम वगैरह जमाने के लिए फ्रिज में रखते हैं तो क्या बोलते हैं? आइसक्रीम जम गई, मतलब जमना। जब पानी को गर्म करते हैं तो क्या बोलते हैं? अरे भाई जल्दी से गैस बंद कर दो, है ना, पानी का क्या पूरा वाष्प बन गया या वाष्पीकरण हो गया, तो वाष्पीकरण कहा जाता है। मतलब द्रव का गैस में बदलना वाष्पीकरण, और गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। मतलब संगठित हो गई गैस, जमा हो गई और उसका क्या बन गया? द्रव बन गया। ठोस का डायरेक्ट गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, और गैस का डायरेक्ट ठोस में बदलना निक्षेपण कहलाता है। तो ये सारी शब्दावली हमें मालूम होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड अभी पॉइंट आएगी भी हमारे पास में। सबसे पहला पॉइंट तो आया कि गर्म करने पर ठोस का पिघलना, पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तन संगलन या गलन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जिस निश्चित ताप पर ठोस पिघलकर द्रव में बदलता है वह गलनांक कहलाता है। ठोस क्या है? द्रव में पिघलकर द्रव में बदलता है, तो जिस ताप पर वो पिघलेगा वो क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। गलन हो रहा ना, संगलन मतलब गलनांक। किस तापमान पर गलनांक हुआ? वही किस तापमान पर गली। अगर हम देखें कि बर्फ जो बनी हुई है और वो क्या करेगी? गलेगी, और गल के क्या बनेगी? पानी बनेगी। और जिस तापमान पर वो पानी बनेगी वो तापमान क्या कहलाता है? उसका गलनांक कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। गर्म करने पर द्रव का वाष्प बनकर गैस अवस्था में परिवर्तन होना क्वथनांक कहलाता है। जब हम द्रव को गर्म करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, और जब वाष्प बनने लगती है ना, तो जब वाष्प बनने लगती है तो उसको क्या बोला जाता है? क्वथनांक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। जिस निश्चित ताप पर द्रव वाष्प में बदलता है तो वह क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। मतलब जिस तापमान पर, मान लिया जाए कि हमारे पास में पानी है, पानी को गर्म करने रख दिया, प्रैक्टिकल हमने किया भी था एक, है ना, ये तीनों अवस्था वाला प्रैक्टिकल किया था हमने, ठीक है। और वहाँ तापमान भी देखा था हमने थर्मामीटर से, तो तापमान क्या रहता है वहाँ पर हमने पूरा डिस्कशन भी किया था। तो हम बोल सकते हैं कि जिस तापमान पर द्रव वाष्प के रूप में बदलता है तो वह तापमान क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट।
क्वथनांक से कम ताप पर द्रव का वाष्प में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम यहाँ पर देखें कि हमें मालूम है द्रव को अगर वाष्प में बदलना है तो पानी को गर्म करना पड़ेगा। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर करना पड़ेगा? हमने एक प्रैक्टिकल भी किया था, है ना। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर करना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर करना है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो क्या करेगा? वाष्प में बदल जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे अगर मान लिया जाए कि हम गांव या शहर जहाँ पर भी रहते हैं, हम ये देखते हैं कि जो तालाब का पानी है वो धीरे धीरे गायब हो गया। गायब हो गया मतलब उसका तापमान तो उतना पहुंचा ही नहीं ना, फिर कहाँ चला गया? अब यहाँ पर तो अपना साइंस फेल हो गया। हम बोल रहे हैं कि जब तक उसको वो तापमान नहीं मिलेगा तब तक वाष्पीकरण नहीं होगा, तब तक वो वाष्प में नहीं बदलेगा। तो जब वो क्वथनांक से कम ताप पर भी वाष्पीकृत हो जाता है। आपने मान लिया जाए कि एक बर्तन में बाहर आंगन में पानी रख दिया और 1 महीने तक रख दिया, पानी का लेवल धीरे धीरे नीचे की ओर जाएगा। जबकि पानी का तापमान कभी भी किसी भी समय पर क्वथनांक के तापमान के बराबर नहीं था, फिर भी वो पानी गायब। तो क्या बोला जाता है? वाष्पीकरण बोला जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? वाष्पीकरण। आपने कपड़े सूखने के लिए डाले और कपड़े सूख गए, लेकिन उसका तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हुआ था क्या? नहीं हुआ, फिर भी सूख गए ना। तो ये क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। द्रव का सतही क्षेत्रफल, वायु की आर्द्रता एवं वायु की गति वाष्पीकरण को प्रभावित करती है। देखना, मान लिया जाए कोई कपड़ा है, कपड़े को आप धोया, निचोड़ा और निचोड़ने के बाद में पूरा का पूरा ऐसा बंडल बना के धूप में रख दो और उसी प्रकार के दूसरे कपड़े को फैला कर रख दो। कौन सा जल्दी सूखेगा? जो कपड़ा फैला हुआ है वो जल्दी सूखेगा। मतलब जो कपड़ा इस प्रकार से फैला हुआ है वो जल्दी सूखेगा, और आपने गठरी बना के उसी कपड़े की गठरी बना के रख दिया तो वो नहीं सूखेगा। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल क्या है? ज्यादा है। इसमें वाष्पीकरण क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये क्या बोला है? द्रव की सतही क्षेत्रफल, वायु की आर्द्रता, वायु की जो आर्द्रता होती है उस पर भी डिपेंड करेगा कि वो कितना वाष्पीकरण हो रहा। वायु की गति वाष्पीकरण को प्रभावित करती है। अगर मान लिया जाए आपने एक कपड़े को बाहर धूप में सुखाने के लिए रख दिया, धूप में नहीं, हवा में, बाहर धूप नहीं है, और एक को बंद कमरे में, कपड़े को बंद कमरे में सुखाने के लिए रख दिया, कौन सा जल्दी सूखेगा? जिसमें वायु ज़्यादा लगेगी। तो कई बार तो हम कपड़े को सुखाने के लिए इस प्रकार से वायु में इस प्रकार से हिलाते भी है ना, इस प्रकार से हिलाएंगे तो वो वायु में जल्दी कपड़ा सूख जाता है। तो क्या बोला जाएगा कि वाष्पीकरण के लिए उसका क्षेत्रफल निर्भर करता है, वायु की आर्द्रता निर्भर करती है, और वायु की गति पर भी निर्भर करता है वाष्पीकरण। ठीक, देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। बिना ताप परिवर्तन किए द्रव्य को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक उष्मा प्रसुप्त उष्मा कहलाती है, या जिसको गुप्त उष्मा भी बोला जाता है, और ये हमें मालूम भी होना चाहिए। हमने जब प्रैक्टिकल किया था वहां पर हमने एक मामला देखा था। ये बर्फ थी और हमने बर्फ को गर्म किया था। जब तक पूरा वो पानी बन गया तब तक उसका तापमान क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही था। जबकि हम इधर से गर्म करते हुए जा रहे हैं, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। जब पानी को हम गर्म करते हुए जा रहे थे तो इसका तापमान शुरू में खूब बड़ा, अच्छे से बड़ा, और जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान हो गया था, उसके बाद वाष्प बनना चालू हो गई। उसके बाद में भी हम उष्मा दे रहे थे, लेकिन उसका तापमान इससे ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहा था। जब तक पूरी वाष्प खत्म नहीं हो गई, मतलब पूरा पानी खत्म नहीं हो गया, तब तक उसका तापमान ऐसे ही रहा। बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट नहीं आया? फिर से और एक बार। जब मान लिया जाए कि इसकी अवस्था परिवर्तन हो रही, और जब अवस्था परिवर्तन में हम इसको गर्म करते जा रहे हैं लेकिन इसके तापमान में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसको गर्म करते जा रहे हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हुआ, फिर उसके बाद वाष्प बनना चालू हो गया, फिर गर्म करते जा रहे तो इससे ज़्यादा तापमान नहीं बढ़ रहा, तो भैया वो तापमान गया कहाँ? तो इसको अवस्था परिवर्तन करने में जो उष्मा की आवश्यकता होती है वो उष्मा इसमें क्या, गुप्त उष्मा के रूप में परिवर्तित हो गई। तो इसको क्या बोला जाता है? गुप्त उष्मा बोला जाता है, या प्रसुप्त उष्मा भी कहा जाता है। सिंपल तरीके से बोल सकते हैं हम
बिना तापमान परिवर्तन किए द्रव्य को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा कहलाती है। देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा उस ठोस की संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा या संगलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अगर मान लिया जाए मेरे पास में 1 किलो ठोस है, बर्फ है, और मैं क्या करूंगा, उसको क्या करूंगा, पानी में बदलूंगा। मतलब उसको क्या करूंगा, मैं ऊष्मा दूंगा, और जितनी ऊष्मा उसमें आवश्यक ऊष्मा लगेगी पानी को बदलने में, पानी के रूप में बदलने में, तो क्या कहलाएगी, उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाएगी या संगलन की गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस या वाष्प में बदलने की आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा उस द्रव की वाष्पीकरण या क्वथन की गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा कहलाती है। देखना दूसरे तरीके से और एक बार फिर से समझते हैं। मैंने क्या किया था, अभी हमने जो प्रैक्टिकल किया था ना चैप्टर में, हमने क्या किया था, एक बर्तन में पानी बर्फ के टुकड़े डाल दिए थे, और यहाँ पर बर्फ के टुकड़े डालने के बाद हमने क्या किया था, इसको गर्म किया था। और जब गर्म किया था तो क्या हुआ था, गर्म होते रहा, लेकिन उसका तापमान एक निश्चित ही तापमान रहा। हमने थर्मामीटर से तापमान देखा था। अब 1 किलोग्राम बर्फ को वायुमंडलीय दाब पर गर्म करते गए, जितनी भी इसको ऊष्मा प्राप्त हो रही है, लेकिन तापमान परिवर्तित नहीं हो रहा, तो उसको क्या बोला जाएगा, संगलन की गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। बर्फ गल रही है ना, तो संगलन की गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। और जब पानी बन गया इसका, और पानी बनने के बाद में फिर और हम इसको गर्म करते जा रहे हैं, और गर्म करते जा रहे हैं, तो गर्म होते गया, लेकिन उसका तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहा, जब तक उसकी पूरी भाप न बन गई। तो इसको क्या बोला जाएगा, क्वथन की गुप्त ऊष्मा कहा जाएगा, या वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा इसको बोला जाएगा, या प्रसुप्त ऊष्मा। क्लियर? तो उस टाइम तक जितने टाइम में ये वाष्प बन जाएगा, उस टाइम तक जितनी भी ऊष्मा वो ग्रहण करेगा, वो क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। द्रव्य या पदार्थ का गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन संघनन कहलाता है। तो क्लियर सी बात हो गई, हमने यहाँ पर समझ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। गर्म करने पर ठोस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में परिवर्तित होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। देखना, मान लिया जाए कि हमारे पास में क्या है, कोई ठोस है, और हमने क्या किया, इसको गर्म किया, और गर्म किया और डायरेक्ट क्या हो गया, गैस में या वाष्प में परिवर्तित हो गया, गैस या वाष्प में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। नहीं आई बात समझ में? ये तो बड़ी अजीब सी बात लग रही ना, लेकिन हमने प्रैक्टिकल किया था। अमोनियम क्लोराइड को और नमक को हमने मिक्स किया था। अमोनियम क्लोराइड लिया था हमने और नमक लिया था, दोनों को क्या किया था, मिक्स किया था। और मिक्स करने के बाद में उसको गर्म किया था हमने उल्टी कीप रख के, और उसको देखा था कि अमोनियम क्लोराइड वाष्प बन के डायरेक्ट गायब, और नमक वहाँ पर रह गया था। और झाँक के देखा भी था तो उसमें पानी बन ही नहीं रहा था। और इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर में भी हम एक प्रैक्टिकल करेंगे। तो अमोनियम क्लोराइड को गर्म किया तो डायरेक्ट काय में बदल जाएगा, ये वाष्प में बदल जाएगा, है ना, ठोस से डायरेक्ट वाष्प में बदल जाएगा। जबकि बर्फ क्या होता है, डायरेक्ट ठोस से वाष्प में नहीं बदलता, काय में ठोस से पहले पानी बनता है, फिर पानी से वाष्प बनता है, तो इसमें एक स्टेप कम हो जाती है। अगले चैप्टर में भी हम एक प्रैक्टिकल करेंगे कपूर और नमक वाला, है ना, वैसे यूट्यूब पर डला भी है वो वीडियो। तो कपूर और नमक को एक साथ में मिक्स करके हम कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा क्या करेंगे, अलग करेंगे, वाष्पीकृत कर देंगे, और उसमें नमक रह जाएगा और कपूर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगले चैप्टर में करेंगे वो प्रैक्टिकल, ठीक है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। केल्विन बराबर से होता है डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, या तो डिग्री सेंटीग्रेड बराबर से होता है केल्विन माइनस 273। अभी यहाँ पर ध्यान देना जरा, हमारे पास में मान लिया जाए 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, काय में सेंटीग्रेड में तापमान मालूम है हमें,
मान लिया जाए कि हमने पानी को गर्म किया और उसका तापमान देखा 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर किसी ने आपसे पूछा कि सेंटीग्रेड में नहीं चाहिए भैया, हमें केल्विन में चाहिए, केल्विन में बताओ, तो हम क्या करेंगे, इसमें 273 को प्लस कर देंगे तो ये काय में हो जाएगा, इसको और इसको प्लस करेंगे तो ये 8 और 9 और 298, तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर सी बात हो गई। मैंने सिंपल तरीके से बताया कि अगर कोई भी तापमान अगर सेंटीग्रेड में है उसको केल्विन में बदलना है तो 273 को उसमें प्लस कर दो तो काय में हो जाएगा, केल्विन में बदल जाएगा। अगर मान लिया जाए कि आपके पास में कोई भी तापमान केल्विन में है, इकाई है ये केल्विन, है ना, कोई भी तापमान केल्विन में है और उसको सेंटीग्रेड में आपको पता करना है कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 273 को माइनस कर देंगे तो ये 5 बच गया और ये 2 बच गया, मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सिंपल कॉन्सेप्ट, सेंटीग्रेड से केल्विन में बदलना है तो 273 को प्लस कर दो, केल्विन से सेंटीग्रेड में बदलना है तो 273 को उसमें से माइनस कर दो। ठीक, तो इस पॉइंट के आधार पर हमने फर्स्ट चैप्टर में इतनी बातें सीखी थी और उसको प्रैक्टिकल द्वारा समझा था। ठीक है ना, इस इतनी बातों के आधार पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखना है और उसके आंसर देना है। ठीक है ना, अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा और उसको और क्यों होगा, है ना, हम सब मिलके करेंगे और वहाँ पर उसका कारण भी समझेंगे कि वास्तव में ऐसा क्यों हो रहा। तो देखते हैं हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। लेकिन अगर ये वाला कॉन्सेप्ट अभी पूरा क्लियर नहीं है तो पहले आप पूरा चैप्टर देख लीजिए, जो चैप्टर में हमने पूरी भूमिका, प्रायोगिक कार्य, प्रश्नोत्तर, अभ्यास के अंदर के प्रश्नोत्तर सभी किए सॉल्व, है ना, तो वो पहले आपको देखना है। फिर उसके बाद में अभी जो हमने यहाँ पर डिस्कशन किया अध्याय एक नज़र में, उसको समझना है। फिर उसके बाद में आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन बनेंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो देखते हैं हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और उसको समझने की कोशिश करते हैं और उसका कारण समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा।